अब हम लोग बात करते हैं कि कंपनी जब अंशों का हरण करती है तो जर्नल एंट्री क्या पास किया जाएगा, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई जर्नल एंट्री है तो वो यही है। कंपनी के द्वारा अंशों के निर्गमन वाले चैप्टर में सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई जर्नल एंट्री है तो कौन सी है, अंशों के हरण की। तो अंशों का हरण से संबंधित जो एंट्री पास होती है वो है, सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट को करते हैं डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो अमाउंट लिखा जाएगा वो अमाउंट क्या लिखा जाएगा। तो वहाँ पर अमाउंट लिखने के लिए आप ऐसे यहाँ लिख लीजिएगा, हरण किए गए अंश, हरण किए गए अंश गुणे मांगी गई राशि। मांगी गई राशि कुछ टाइम के लिए, इसका मतलब अभी नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बगल में ले लेते हैं कि मिस्टर एक्स जो था वो 200 शेयर्स लिया था और एक शेयर था 10 रुपये का। एप्लीकेशन पे 2 रुपया है, अलॉटमेंट पे 4 रुपया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी 4 रुपया है। कंपनी ने अलॉटमेंट तक ही पैसा मांगा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा ही नहीं था। मतलब कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट का पेमेंट करने में फेल हो गए। कंपनी ने तुरंत मिस्टर एक्स के नाम से नोटिस जारी कर दिया कि आप अलॉटमेंट का पेमेंट करने में फेल हुए हैं, अलॉटमेंट का पेमेंट इस डेट तक करिए, और यदि आप इस डेट तक पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा। अगर उस डेट तक मिस्टर एक्स पेमेंट कर देते हैं तो कंपनी मिस्टर एक्स के शेयर्स को फॉरफिट नहीं करेगी। अब अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो कंपनी मिस्टर एक्स के शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी। अब हम बात करते हैं कि मिस्टर एक्स ने पेमेंट नहीं कर पाया और कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। तो ज़रा सोचिए, जब मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं कर पाया और कंपनी शेयर को फॉरफिट कर रही है तो शेयर्स की वैल्यू कितना रुपया का था, 10, और जबकि कंपनी ने मांगा सिर्फ कितना, 2 और 4, मतलब 6 रुपया ही मांगा है, पूरे 10 रुपया नहीं मांगा। तो उस केस में यहाँ पर जो अमाउंट लिखा जाएगा वो लिखेंगे हरण किए गए अंश कितने, 200 इंटू मांगी गई राशि 6 रुपया, तो गुणा करके लिख देंगे 6 दूनी 1200 रुपया। इस तरीके से अमाउंट को यहाँ दिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट क्या करते हैं, तो लिखेंगे 2, जिसका जिसका भुगतान न कर पाए उसी का नाम लिखते हैं। 2 लिख करके जिसका जिसका भुगतान अंशधारी न कर पाए उसका नाम, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि क्रेडिट किसे करेंगे, तो आप देखिए कि मिस्टर एक्स किसका भुगतान नहीं कर पाया, तो आंसर मिलेगा अलॉटमेंट का भुगतान नहीं कर पाया, यही ना, अलॉटमेंट का भुगतान। तो अलॉटमेंट का ही यहाँ नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अगर मिस्टर एक्स से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मांगा गया होता और मिस्टर एक्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे न कर पाए होते, तब यहाँ पे दोनों नाम लिखा जाता। समझ में आया?
यहाँ पर मिस्टर एक्स ने सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट का भुगतान नहीं कर पाए, तो हम सिर्फ अलॉटमेंट का ही नाम लिखेंगे। अब बात आती है कि इसके सामने कौन सा अमाउंट लिखेंगे। तो जितने अंशों पे ये भुगतान नहीं कर पाए हैं उतने ही अंशों में, जिस रेट से, कितने रेट से 4, और कितने अंशों पे 200, तो 400 से 200 अंशों पर 4 रुपये की रेट से 800 रुपये का भुगतान नहीं कर पाए। सोचिए कंपनी मांगा कितना था 1200, कितना भुगतान नहीं कर पाए। अगर 1200 कंपनी ने मांगा था और ये 800 रुपये का भुगतान नहीं कर पाए, तो इसका मतलब कितने रुपए का भुगतान कर चुके थे 400 का। जो भुगतान कर चुके हैं कंपनी वही पैसा जब्त करेगी, उनके घर में आएगी, ज़बरदस्ती पैसा निकाल के लेके भाग जाएगी जो जमा कर चुके हैं। कहने का मतलब दोनों के बीच का अंतर जो आएगा वही कंपनी जब्त कर लेती है, और उसको किस नाम से लिखेंगे, तो टू शेयर फॉरफीचर के नाम से, टू शेयर फॉरफीचर के नाम से नरेशन हो जाएगा। बीइंग, जितने शेयर फॉरफिट किए हैं उतने शेयर यहाँ लिखिए, तो बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, आगे रीजन बताना चाहते हैं कि क्यों फॉरफिट किया गया, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पे बंद कर दिए तो भी सफिशिएंट नरेशन होता है। बट अगर आप रीजन देना चाहते हैं तो आगे लिख लीजिए, बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू फेल्ड ऑन allotment एज द रेट ऑफ ₹4 ईच। अलॉटमेंट पे 4 रुपए के रेट से था और अलॉटमेंट का 4 रुपए के रेट से पेमेंट नहीं कर पाया, इसीलिए उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। बोलिए, फॉरफिट की एंट्री समझने में कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी है तो बताइए, नहीं है। अब एक समस्या यहाँ पे जो खड़ी होती है उसको क्लियर कर लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और वो समस्या क्या है, आपको जब हम सामान्य रूप से इशू करने वाली एंट्री पास करा रहे थे, तो एक एंट्री कराए होंगे या एक क्वेश्चन भी कराए हैं उस पर अवशिष्ट याचना से संबंधित, कॉल्स इन एरियर से संबंधित। उसमें बताया गया होगा कि अगर कोई शेयर होल्डर से पैसा मांगा जाए और वो पैसा ना दे पाए, तो जितना रुपया नहीं दे पाता है उतने रुपए से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। याद है कि नहीं है? नहीं याद है तो लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले जा करके उसको देख लीजिए, वो याद हो जाएगा तो यहाँ समझने में थोड़ा सा आसानी होगा आपके लिए। अगर नहीं देखे हैं तो, और याद है तो फिर कोई बात ही नहीं। समझिएगा, जो शेयर होल्डर्स जितने शेयर्स पे पेमेंट नहीं कर पाता है उतने रुपए से या तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते थे और या तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते थे। यही दो कहानी थी। अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो फॉरफिट करते समय दूसरी एंट्री पास होगी, और अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो फॉरफिट करते समय यही एंट्री पास होगी। समझ में आया? तो कहने का मतलब कि आप जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल वाला पैसा मांग रहे थे और रिसीव कर रहे थे, तो उस समय जिस भी पर्सन ने पेमेंट नहीं किया था, जितने शेयर पे जितना रुपया नहीं दे पाया था, उसको आपने किस नाम से एंट्री पास किया था? क्या कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के किए हैं या बिना खोले किए हैं? ये बात मैटर करेगा यहाँ पे। अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला है तब ये एंट्री पास करेंगे, और अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले हैं तब ये एंट्री नहीं पास होगा। तब क्या होगा तो उसको बताते हैं। तो ये आपकी हेडिंग क्या बन जाएगी, इसी के ऊपर एक हेडिंग डाल दीजिएगा, जब अवशिष्ट याचना खाता नहीं खोला गया हो। क्या हेडिंग है? हेडिंग आपकी बन जाएगी, जब अवशिष्ट याचना खाता न खोला गया हो। तो ये तो आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर जैसे हेडिंग आपने बनाया था, ये हेडिंग बना लीजिएगा। बनाने के बाद
यहाँ पे आप लिख लेंगे जब अवशिष्ट याचना खाता न खोला गया हो, जब अवशिष्ट याचना खाता न खोला गया हो, वह अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया गया हो। ये आपकी कंप्लीट हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर अंशों का निर्गमन सम मूल्य पे किया गया, किस पे? सम मूल्य। सम मूल्य का मतलब समझ रहे हैं ना, जय रुपए का अंश हो उतने रुपए में ही जनता को दे भी दिया गया हो। तो अगर अंशों को सम मूल्य पे निर्गमन किया गया हो और कोई अंशधारी अंश का भुगतान करने में असफल हो गया हो, फेल हो गया हो, तो उस केस में काल्सिन एरियर अकाउंट न खोला गया हो, तो एंट्री ये पास हो गई। बात समझ में आ गया? बोलिए। तो ये हेडिंग बना करके ये एंट्री लिख लीजिए। उसके बाद अगली हेडिंग लिखवाते हैं, जब अवशिष्ट याचना खाता खोला गया हो वह अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया गया हो, तो क्या एंट्री पास होगा। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए तब अगली कराते हैं।